हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी जो है सीटेट की दूसरी क्लास है और आज मैं यहाँ पर आपको संपूर्ण पेडागोजी का एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, इनको देख लीजिए। यही क्वेश्चन आपके जो जुलाई की सीटेट में आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कि ऐसे ही मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सीटेट की जो संपूर्ण पेडागोजी क्लास लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो हमारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलते क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा जो है पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारे आपके सामने। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से जो है किस शिक्षा नीति, किस रणनीति, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर पहला है वेतन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, इसको मतलब ड्रिल एंड प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं दिया जाता। दूसरा रटकर याद करना को भी बढ़ावा नहीं देती। तीसरा अन्वेषण आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। और चौथा डिस्कस बेस्ड लर्निंग मतलब अप्रोच मतलब चर्चा आधारित अधिगम को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो तीसरे और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो यहाँ पर इसकी अलग से ऑप्शन है, तो थोड़ा जो है एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से जो है ईवीएस के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पर्यावरण विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के इस विषय के रूप में, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखते हैं सी, बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेष एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, तो ये बढ़ाना नहीं बढ़ाना है, बढ़ाना, तो तीसरा भी सही है। विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिजता देना, तो रेखीय अभिजता देना नहीं है बल्कि स्पाइरल जो है अभिजता देना है, स्पाइरल में जो सर्पिलाकार अभिजता देना होता है। तो यहाँ पर पहला ए बी और सी सही है, तो यहाँ पर ए बी सी वाला ऑप्शन देखते हैं हम। तो ए बी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर है हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि अनाया ने जो है चींटियों के एक मरे हुए कन खजूरों को ले जाते हुए देखा। जो चींटियाँ थी बहुत सारी, वो एक कन खजूरों को ले जाते हुए देखती हैं, देखा अनाया ने, और इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी बड़े जानवर को ले जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। इस सामान्यकरण तक पहुँचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया। तो किन कौशलों को उसने सम्मिलित किया गया वो यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने एक दिन हमारे जो घर में एक चींटिया को बिल देखा और वो चींटिया जो है कि मैं बेड पर सो रहा था, तो वो बेड पर आ रही थी मेरे पास और मुझे खा रही थी। तो मैंने पहले क्या किया कि चींटियों का अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया कि ये चींटिया जो आ कहाँ से रही है। तो पहले तो मैंने चींटियों को देखा कि वो आ कहाँ से रही, तो अवलोकन हो गया। अनाया ने भी यही देखा चींटियों को जो कन खजूरों के ले जा रही थी, तो पहला अवलोकन किया। फिर प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी तो मैंने की नहीं कि भाई मुझे चींटियाँ खा रही है या फिर आगे भी भविष्य में खाएंगे ऐसी, तो ऐसी भविष्यवाणी तो होगी नहीं, ना ही अनाया ने की देखी कोई भविष्यवाणी करी। सी में क्या किया, अनुमान लगाया, एस्टिमेशन, मैंने अनुमान लगाया, जैसे कि वो अनाया ने अनुमान लगाया कि चींटियाँ जो है बहुत ताकतवर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अनुमान लगाया कि चींटियाँ इस जगह से आ रही हैं, बेड के पीछे से या बेड के नीचे से, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी बी। फिर डी में क्या गया कि एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट मैंने कोई प्रयोग भी नहीं किया, ना ही कोई अनाया ने प्रयोग किया। तो इसी तरीके से चींटियाँ बेड पर आई तो मैंने तो कोई प्रयोग नहीं किया कि वो मेरे बेड पर आ रही है किसी प्रयोग की वजह से, तो ये भी नहीं हुआ। ई निष्कर्ष, मैंने फिर अनाया ने निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ जो है बहुत ताकतवर होती हैं और वो छोटी होते हुए बहुत छोटे होते हुए भी बड़े जानवर को ले जा सकती है, तो इनका निष्कर्ष हुआ। तो मैंने भी निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ भाई नज़दीक से यहाँ से आ रही हैं, और चींटियाँ निष्कर्ष क्यों आ रही हैं, क्योंकि बेड पर कुछ गिरा हुआ था उस भोजन की वजह से आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है अवलोकन किया मैंने, अनुमान लगाया और निष्कर्ष किया। तो ए सी और डी यहाँ पर सही है। तो ए सी और ई, तो ए सी और ई वाला यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करती है। अब प्रोत्साहित करती है एक जो वो प्रॉब्लम सॉल्वर बना रही है उनको। तो पहला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, भौतिक पुरस्कार बिल्कुल नहीं देने, जैसे कि उन्हें कोई पेन दे दिया, किताब दे दी, हर एक क्वेश्चन का आंसर पूछा, तो भौतिक पुरस्कार नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसे छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देंगे तो वो उनको नेगेटिव तक की ओर लेके जाएंगे, उनको हतोत्साहित कर देंगे। ये इनको एक तरीका NEP 2020 में जो है एक दंड स्वरूप माना गया है।
केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देकर, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर भी महत्व देकर बिल्कुल नहीं करना है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके ये भी नहीं करना। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विद्यार्थी विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? अल्टरनेटिव बिलीफ्स के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस नहीं करना है, बल्कि विचार खुलकर प्रस्तुत करना है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से, शिक्षक केंद्रित नहीं बनानी, बाल केंद्रित बनानी है विषय को, ये भी गलत है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, मतलब वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, उनके मन में जो भी धारणा आ रही है उनको टीचर के सामने व्यक्त कर सके। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भित भूमिका की उपेक्षा करना, तो उपेक्षा करना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जाएगी उनको, जबकि उनकी जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके सामने आ गया है कि असर्सन है यहाँ पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणा को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, भ्रांतियों और गलतियों को, जो वैकल्पिक धारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो भाई आधारहीन तो होती नहीं, इनका आधार होता, कोई भी भ्रांति हो, वैकल्पिक अवधारणा उनका आधार होता है। तो यहाँ पर कथन तो सही है, लेकिन जो तर्क है वो गलत हो गया। तो ए और आर दोनों, मतलब ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ना तो अव्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि निम्न में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? सतत और समग्र मूल्यांकन की, यह पाठ या तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। पाठ तथा साल के अंत में होने वाला तो समेटिव असेसमेंट होता है, तो ये तो होने वाला है नहीं। ये सीखने के लिए के बजाय सीखे गए एक आकलन है। सीखे गए एक आकलन बिल्कुल नहीं है। ये सीखने के लिए, इसका सीखने के लिए के बजाय सीखे गए एक आकलन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सीखने के लिए बजाय सीखे गए एक आकलन है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। और ये सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है ये असेसमेंट एज लर्निंग है, सीखे गए एक आकलन है। तो यहाँ पर बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर बी और सी पॉजिटिव है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रमेश जो है विज्ञान विषय को पढ़ाते हुए समय, अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है तथा वह किसको बढ़ावा देना चाहता है? वैज्ञानिक तर्क को, बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजनिंग को बढ़ावा देगा। तार्किक चिंतन, क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। कंठस्वीकरण, रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देगा। पैसिव इमिटेशन को बढ़ावा नहीं देगा, अनुकरण को। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा पहले ही ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विविध समूह के विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? समूह के विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को ध्यान में क्या रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल सही बात है। जितने भी ग्रुप, जो क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट हैं, स्कूल में जितने सभी स्टूडेंट, उनको स्वीकारना। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना, बल्कि कल्चर जो डिफरेंस है जो उनको एक संसाधन के रूप में मानना। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, कम्युनिकेशन स्किल बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, बिल्कुल गलत बात, अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे सकते। विद्यार्थी को स्वायत्ता व लचीलापन देना, तो पांचों ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा पांचवा, तो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि निम्न में से किसी कथन का कौन सा कथन लिंग पूर्वग्रह स्टीरियो व जेंडर वाइज का प्रदर्शन करता है। विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, मतलब जेंडर वाइज मतलब कि जो लड़के और लड़कियों में तुलना करना, स्टीरियोटाइप का उदाहरण जो देखने को मिलेगा हमें। तो विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, जब विद्यार्थियों की बात आ रही है तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ रहे हैं, तो तुम सभी ने अच्छा काम किया, तो ये पूर्वाग्रह मतलब कि जेंडर वाइज का जो प्रदर्शन नहीं करता, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो ये यहाँ पर जेंडर वाइज का उदाहरण देखने को मिलेगा कि लड़के थोड़ी शोर मचाते हैं, कभी कभी लड़कियां भी हमने बहुत देखी हैं शोर मचाती हैं आपस में, एक दूसरे की क्लास में जब टीचर नहीं होते तो आपस में एक दूसरे की चोटियां खींचती हुई पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो जेंडर वाइज का उदाहरण देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा को बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बात को ध्यान में समझाने के लिए किस बात को ध्यान में रखनी, विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, बिल्कुल सही बात है। जब उनमें जो है सीखने के लिए रेडी नहीं होंगे वो, तो उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी, तो रेडी होना चाहिए विद्यार्थियों को, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल सही बात है। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए स्टूडेंट में, ये भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, बिल्कुल सही बात है। अधिगम शैलियाँ भी चयन करनी चाहिए कि किस विधि से पढ़ाना है। तो यहाँ पर तीनों जो है कथन, तीनों ही जो निष्कर्ष हैं वो सही है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी और जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए। मतलब कि रूही खुद मान रही है कि उसने पढ़ाई नहीं की, ये नहीं कि उसकी जो दिमाग है वो कमज़ोर है, खुद ने पढ़ाई नहीं की जिससे उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। पर्यावरणीय कारक, बिल्कुल नहीं। पर्यावरणीय कारक बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर्यावरणीय कारक तब होता है जब जैसे कि जो है मौसम अनुकूल नहीं हो या फिर किसी वजह से जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी पर्यावरणीय कारक की वजह से, तो वो नहीं। योग्यता की कमी, योग्यता की कमी नहीं थी, क्योंकि उसने कहा गया जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ये लाइन नहीं होती तो फिर योग्यता की कमी होती, तो यहाँ पर योग्यता की कमी नहीं हो सकती। तीसरा है कोशिश की कमी, बिल्कुल सही बात है। कोशिश की कमी उसने जो पहले ही है वो शुरू में कहा है उसने कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसकी यहाँ पर क्या थी, कोशिश की कमी, उसने कोशिश नहीं की इस वजह से उसके नंबर नहीं आए, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किसको प्रस्तावित नहीं करती। पहला ऑप्शन यह सीखना कि कैसे सीखना है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग हाउ टू लर्न को बढ़ावा दिया जाता है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी की जाती है, तो ये दूसरा गलत है। 360 डिग्री समय प्रगति रिपोर्ट कार्ड को होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को जो बढ़ावा दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना, हमें नेगेटिव ढूंढना है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन, तो ये यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव दूसरा और चौथा यहाँ पर नेगेटिव है, तो दूसरा और चौथा यहाँ पर पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। जब उसको दृष्टिबाधित दिखाई नहीं देता तो श्यामपट्ट लिख करके क्या करेंगे, तो यह तो गलत हो गया। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, जब उपकरण ही बाधित कर देंगे समर्थक उपकरण कोई, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब मतलब कि लिखित जो सूचना है उन्हें मुँह से बोला जाए, तो ये यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों केवल बहुत सरल कार्य बिल्कुल नहीं देने चाहिए, चौथा गलत है, तो तीसरा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर, गणितीय शब्दावली के विकास पर इसको तो जो है बढ़ावा देना चाहिए, सबसे कम केंद्रित की बात कही बढ़ावा दिया जाएगा इसको, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है। दिक् स्थान संबंधी समझ के मतलब कि स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग पर, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है। प्रतिमानों और प्रतिरूपों की पहचान, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है। पैटर्न्स पर, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग कर, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा।
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। कम महत्व देने की बात यहाँ पर पूछी गई है विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को। तो व्याख्यान विधि, इसमें जो व्याख्यानी लेक्चर मेथड है वो यहाँ पर बिल्कुल कम महत्व देगा कि बालक को सक्रिय होने से। अगर हम बालक से इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, तो यहाँ पर जो अधिक भाग देगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, चर्चा और खोज अधिगम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। विभिन्न योग्यताओं के वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाती है। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर बिल्कुल नहीं, लेबलिंग तो करना ही नहीं है उन्हें, जो श्रेणीबद्ध कार्य देकर नहीं करना। मानकीकृत निर्देश देकर बिल्कुल गलत, मानकीकृत निर्देश में केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबंधित करके, सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबंधित बिल्कुल नहीं करना। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, कक्षा में विभिन्न ये रहा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है। श्रेणीबद्ध कठिनाई के देकर बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्रेणीबद्ध कठिनाई मतलब कमजोर बालक है तो उसको थोड़ा सरल क्वेश्चन दे दीजिए, और जो होशियार है तो उनको होशियार थोड़ा सा, तो उस तरीके से श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर सही किया जा सकता है। मानकीकृत निर्देश नहीं दिया जा सकता, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करके, ये भी नहीं, गलत है। ये तीनों यहाँ पर गलत है। विभिन्न आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसमें उपेक्षा करना है, उपेक्षा भी नहीं की सकती। तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समकालीन शिक्षा की नई नीति है, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए। रिकॉल बेस्ड गलत, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक भी नहीं हो चाहिए, एक्सपीरियंशियल अनुभवात्मक होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो है सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा ही जो उनमें अवरोध उत्पन्न होता है पढ़ाई के प्रति, अगर उनको वंचित समूह से, तो उनको इसके द्वारा इसका अवरोध उत्पन्न होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, अवरोध उत्पन्न होगा। बाल केंद्रित उपागम, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच से पढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे हम पढ़ाई दौरान तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखेंगे तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारी फैला, चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का साधन है अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन, पोस्टर्स। तो इनमें आपको बताना है, कमेंट करके बताएं, एक बार जरूर बताना। तो यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो एक अलग तरह के कार्ड्स होते हैं, इनमें मक्खी जो है, जैसे इस तरह के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, इनमें क्या होती है, यहाँ पर इसमें कुछ मक्खियाँ बनी होगी, और ये मक्खी है जो यहाँ पर जो है भोजन पर या फिर किसी गंदगी पर बैठी, यहाँ पर पहले गंदगी पर बैठी होगी, फिर उस गंदगी से उड़कर मक्खी जो है यहाँ पर इस भोजन पर बैठी होगी, तो यहाँ पर कुछ कीड़े बनेंगे, कुछ बीमारी, और फिर यहाँ पर अगले फ्लैश कार्ड में जो है कुछ बीमारी दिखाई देंगी, बीमारी जो होती हुई दिखाई देंगी मक्खियों से। तो यहाँ पर अखबार जो है इसके प्रति सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि अखबार में जो सारी चीज़ होती है उसमें अखबार से उसे बताया सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विद्यार्थियों को अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, बिल्कुल अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें पूर्व ज्ञान के साथ में जोड़ना चाहिए। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब हम सही से बोलेंगे नहीं, संरचना स्पष्ट नहीं करेंगे तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, जब हम निस्तारण को सम को कम कर देंगे बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि विषय से संबंधित शब्दजाल के प्रयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सुगम बनाने के लिए जैसे कोई कठिन शब्द है तो उन शब्द जाल के प्रयोग से हमें बचना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 21 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर जो बताना है कि आपने 21 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट कितना रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। ईमानदारी से कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। यही थे जो आपके CDP के कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि जुलाई में आने वाले, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिल जाए, हो सकता है बाकी कुछ जो है घुमा फिरा के मिल जाए हल्के से, लेकिन आने वाली यही क्वेश्चन है CDP के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ गई हुई। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ में आपको मिलते हैं।